आदाब आदाब। मैं दीप्ति श्रीवास्तव हाजिर हूँ अपने खास प्रोग्राम जानकारी से कामयाबी तक के साथ। आज की पेशकश में हम बात करेंगे प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के बारे में। आज के समय में घर सिर्फ एक छत ही नहीं बल्कि इनकम और बाकी अपॉर्चुनिटीज़ का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग जरिया बन चुका है। बस इसी सब को डिटेल में समझने के लिए आज हमने स्टूडियो में इनवाइट किया हमारे बहुत ही दो इम्पॉर्टेंट गेस्ट को, मिस्टर अतुल बंसल और मिस्टर अमित सौरभ। नमस्कार। दोनों ही सर चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और दोनों ही प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं। हम आप दोनों का अपने स्टूडियो में तहे दिल से वेलकम करते हैं और साथ ही हम अपनी ऑडियंसेस को, व्यूअर्स को ये बता दें कि अगर आपके जहन में कोई भी सवाल है तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमसे फ़ोन पर पूछ सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी स्क्रीन पर लगातार फ्लैश करता रहेगा। तो चलिए ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही नॉलेजेबल प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं। सर अतुल सर, मेरा पहला सवाल आपसे होगा। जैसा कि हमारे एपिसोड का टॉपिक है घर भी और कारोबार भी, तो सर इस पे आपके क्या व्यू पॉइंट्स हैं? नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहाँ बुलाने के लिए। देखिए, घर आज देखा जाए तो शुरू से घर एक लोगों के लिए एक बहुत इमोशनल चीज़ रही है और घर हमेशा एक ज़रूरत का सबसे बड़ा साधन भी है। आज किसी के लिए घर लेना एक, बोलते हैं कि पूरी ज़िंदगी का सपना होता है जो वो घर अपने पास रखना चाहते हैं। बट जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे जैसे आज समय में बदलाव आ रहा है, वैसे आज ज़रूरत में घर को एक ज़रूरत के जगह पे एक इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी की तरह भी हमें देखना चाहिए। बिकॉज क्या है कि जैसे जैसे आज संसाधन बढ़ रहे हैं, आज अपॉर्चुनिटी बढ़ रही हैं, वैसे अगर जितने भी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में रियल एस्टेट को एक बहुत बड़ा वैल्यू मिलता है। बिकॉज आज कहीं ना कहीं पे एक ज़मीन की एक वैल्यू है, ज़मीन की एक सप्लाई है, एक तरह से वो एक लिमिटेड है। आज ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड सप्लाई है। तो आप किसी भी लिमिटेड रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करते हैं तो उसका आपको कहीं ना कहीं पे उसका एक आपको फल, एक परिणाम, एक आपको रिटर्न अच्छा मिलता है। जी हाँ। तो घर का आज बहुत बड़ा एक बदलाव आ गया है कि अब आप नहीं, न कि सिर्फ अपने रहने के लिए आप घर खरीदते हैं, बट आप जो आपका सरप्लस रिसोर्सेज हैं, इन्वेस्टमेंट हैं, उसमें आप जो भी मल्टीपल अपॉर्चुनिटी हैं उसमें से एक आप घर में भी आप अपना इन्वेस्ट कर सकते हैं और उस पर रिटर्न कमा सकते हैं। एक मंथली रेंटल के रूप में, एक प्रॉपर्टी का जो वैल्यू बढ़ती है उस वैल्यू के अप्रिसिएशन के रूप में। जी हाँ। तो ये दोनों अपॉर्चुनिटी मिलती है आप अगर घर पे आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। सो वेरी ब्यूटिफुली, वेरी इलेबोरेटली एक्सप्लेन्ड। अमित सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है। सो आज को अगर कोई यूथ या कोई मिडिल क्लास फैमिली अगर प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता है तो उनका राइट माइंडसेट क्या होना चाहिए? लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, थोड़ा बताएं। देखिए, इसमें पहला चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आज से 10, 15, 20 साल पहले प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की बात तब होती थी जब रिटायरमेंट का एज आता था। अब अगर हम डेटा देखें तो धीरे धीरे वो एज घटकर 30-35 के लगभग हो गया है। अब 30-35 के एज पे लोग घर खरीदना शुरू कर चुका है लोगों ने। और दूसरी चीज़ जो आपने पूछा कि उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए, जी हाँ, तो यहाँ पे मैं एक बहुत ही नया चीज़ बताऊंगा, SIP। हाँ जी। अब आप पूछेंगी SIP में और प्रॉपर्टी का क्या लिंक है? ये तो हमेशा म्यूचुअल फंड और शेयर से लिंक होता है। तो मेरा ये मानना है कि आज गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ भी बहुत अच्छी हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की तरफ से इतने अच्छे दर पे लोन मिलता है जी। तो आप चाहे आप मेट्रो में रह रहे हो या छोटे शहरों में रह रहे हो, जी हाँ, आपको केवल 10 से 20-25% जो घर की कीमत है वो इकट्ठा करना है शुरू में, और उसके बाद आप उस पर लोन ले लें तो 75% से 90% तक फंडिंग हो जाती है। जैसे अगर आपने 30 लाख का घर खरीदा तो 3 लाख रुपए आपको केवल खुद अपने तरफ से लगाना है, बाकी 27 लाख पे लोन मिल जाता है। अब उसकी किस्त कितनी आएगी? वो आएगी करीब 25,000 रुपये। तो ये 25,000 रुपये में आप उस घर में रह भी सकते हैं, तो आपने रेंट बचा लिया। दूसरा,
ये एक फोर्स्ड सेविंग है, तो इसको मैं एक SIP मानता हूँ। तो हर महीने आप वो पैसा खर्च नहीं होगा। रेंट आप दे रहे थे 10-15 हज़ार, वो एक खर्च था। यहाँ पे जो आप किस्त दे रहे हैं 25,000, वो एक तरह से सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट हो गया आपका। जी बिल्कुल। और अपने घर में रहने का मजा भी आप ले रहे हैं। तो ये माइंडसेट के साथ अगर आप शुरू करें, ये स्पेशली जब यंग एज है। बहुत बार मैं लोगों से बात करता हूँ, वो कहते हैं अभी तो इतने पैसे नहीं हैं, या अभी से घर खरीद कर क्या करूँगा। तो उनके लिए मैं स्पेशली कहता हूँ, और वो दूसरी चीज़ वो कहते हैं कि इतने पैसे में तो छोटा घर आएगा। भाई आप शुरुआत छोटे से करो, उसके बाद अगर आपकी इनकम ज़्यादा बढ़ जाती है तो ये घर बेचकर आप दूसरा बड़ा घर खरीद लो, लेकिन वेट मत करो, क्योंकि हर 5-6 साल के बाद आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और आप जो घर आज 30 लाख का मिल रहा था, 5 साल के बाद शायद आपकी इनकम, आपकी सेविंग बढ़ जाने के बाद भी जब आपको अब लगने लगा कि नहीं अब ये राइट टाइम है, अब मैं घर में इन्वेस्ट करना ज़रूरी हो गया है, वही घर आप उससे शायद 50 लाख 60 लाख का खरीदें। जी बिल्कुल। तो इसलिए सोचे नहीं, जितनी जल्दी शुरू हो सके आप करें, बेशक वो छोटा सा घर ही हो। तो इस माइंडसेट के साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट SIP के रूट में घर पे करें। जस्ट ऐड करने के लिए बहुत अमित जी ने कहा है, तो एक जैसे आपने पूछा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म आपने कहा था। अतुल जी हम आपसे बात करेंगे, बट एक छोटे से ब्रेक के बाद। अच्छा ठीक है। सो अतुल जी आप कुछ बता रहे थे, आप थोड़ा सा उसको इलैबोरेट करके मैं बताएं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इंटेंट की एक बात कर रहा था। एक देखिए मेरा हमेशा सोचना है कि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म प्रोडक्ट है। शॉर्ट टर्म आपकी आगे की हो सकता है सिचुएशन ऐसी हो कि आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करके आप जल्दी बेच दें उसको, बट आपका इंटेंट हमेशा लॉन्ग टर्म होना चाहिए। बिकॉज रियल एस्टेट वैसा चीज़ नहीं है आज शेयर्स की तरह या आज FD की तरह जो जब मर्जी चाहें तब उसको लिक्विडिटी कर लें। तो शॉर्ट टर्म इंटेंट से इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आज इन्वेस्टमेंट हमेशा आपको एक लॉन्ग टर्म इंटेंट से करना चाहिए। वंडरफुली एक्सप्लेन। सो काफ़ी क्लैरिटी मिल रही है, काफ़ी समझ में आ रहा है, एंड आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको काफ़ी समझ में आ रहा होगा कि उनके आगे बढ़ के उनको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट की तरफ फोकस करना चाहिए। सो अमित सर आपसे एक सवाल है जो कि मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हाउ इज़ रियल एस्टेट कंसिडर्ड एन असेट बिल्डिंग टूल। तो आपको लगता है आज के समय में इन्वेस्टर का, जो हमारा यूथ हो सकता है, मिडिल क्लास हो सकता है, या कोई भी इन्वेस्टर हो, तो उसके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट और रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट मैंडेटरी होना चाहिए? अभी जैसे अतुल सर ने बहुत बढ़िया बताया कि प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट हमेशा लॉन्ग टर्म के हिसाब से करना चाहिए। तो जब यूथ अपनी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो डिफाइन करें या बनाएं, तो उसमें हर तरह की रिक्वायरमेंट के हिसाब से गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट उन्हें करना चाहिए। जब मैं बात करता हूं गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, तो गोल एक शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, मीडियम टर्म भी हो सकता है, और एक लॉन्ग टर्म भी होता है। इस तरह से उन्हें पहले अपना गोल डिफाइन करना पड़ेगा कि वो किस तरह का गोल बना रहे हैं। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शायद उनके मैरिज के लिए पैसे उनको चाहिए, वो हो सकता है अगले 3-4 साल में रिक्वायरमेंट हो। मिड टर्म हो सकता है उनके बच्चे अभी आज छोटे हैं, वो हायर स्टडीज़ के लिए जाएंगे, तो 8-9 साल के बाद शायद, या 10 साल के बाद, 15 साल के बाद उनकी रिक्वायरमेंट होगी। लॉन्ग टर्म गोल है कि रिटायरमेंट प्लान है, कि रिटायरमेंट के बाद अगर उन्हें कुछ इन्वेस्टमेंट से रिटर्न आएगा, इनकम चाहिए, तो उसके लिए। तो शॉर्ट टर्म जहाँ तक है वहाँ पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट से बचना चाहिए। उसके लिए दूसरे ऑल्टरनेटिव्स हैं, वहाँ पे उन्हें पैसा लगाना चाहिए। मिड टर्म जब मैं बात कर रहा हूँ तो ये 2 साल 3 साल की बात नहीं कर रहा हूँ। मिड टर्म में जब भी बात कर रहा हूँ तो 8 से 10 साल के लिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट हमेशा लंबे समय के लिए ही बेहतर होता है। तो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए तो प्रॉपर्टी बहुत ही बढ़िया निवेश है। आप एक अच्छी सी जगह जो आज के डेट में उतनी डेवलप नहीं है, लेकिन जहां डेवलपमेंट
हो रही है, होनी है, वहाँ आज के डेट में आपको थोड़ा सस्ता तो मैं नहीं कहूँगा, बट बहुत अच्छे दर पे घर या ज़मीन मिल जाएगा। तो वहाँ आज के डेट में, और चूंकि आपकी रिक्वायरमेंट वो शायद वहाँ पे 10, 12, 15 साल के बाद होगी, आप रिटायर करेंगे तब रहेंगे, तो उतने दिनों में वहाँ डेवलपमेंट काफ़ी अच्छी हो जाएगी और उस समय उसकी कीमतें काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो वो बहुत ही अच्छा आपका एक रिटर्न, या रिटर्न मैं इस टर्म में नहीं कहूँगा क्योंकि आप खुद के यूज़ के लिए वो शायद यूज़ करें, लेकिन आपको वो अच्छे दर पे मिल जाएगा। अच्छा, तो इस तरह से आपको पहले, अगर यूथ की बात करूं तो गोल सेटिंग सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। गोल सेटिंग के बाद ही आप अपने पोर्टफोलियो को डिफाइन करें और किसी एक चीज़ में हमेशा ना इन्वेस्ट करें। आप इक्विटी में भी इन्वेस्ट करें, आप इंश्योरेंस में भी इन्वेस्ट करें, एफडी में भी थोड़ा बहुत रखें और प्रॉपर्टी में ज़रूर लगाएं। और जो मैंने अभी बताया था एसआईपी रूट, लोन लेकर, तो उसका यूज आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप छोटे छोटे पैसे जमा करके एक काफ़ी बड़ा एसेट क्रिएट कर सकते हैं प्रॉपर्टी के थ्रू। ब्यूटीफुल एक्सप्लेन सर, बहुत शानदार तरीके से आपने समझाया। अतुल सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, दिल्ली, मुंबई, गुड़गांव तो अब अफोर्डेबल ही नहीं रह गया है, वहाँ पे रियल एस्टेट के रेट्स इतने हाई हो गए हैं। सो एक मिडिल क्लास या लोअर इनकम ग्रुप की फैमिली को अगर इन्वेस्ट करना है टियर 1 या टियर 2 सिटी में, तो आपके हिसाब से ये किस तरीके का उनको करना चाहिए कि उनको नहीं करना चाहिए, या कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स या क्या है आगे के लिए 8 से 10 साल में जहाँ पे वो ग्रोथ देख सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है और ये सवाल मैं कई बार लोगों को बताता हूँ, जहाँ पे मुझे लगता है कि क्योंकि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट एक ऐसी चीज़ है जो आज सबको एक्साइट करती है, बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट में, वो है आज इन्वेस्टमेंट के टिकट साइज़ की, कि हम कितना पैसा लगाएं जिसमें कि एक अपने सपनों का घर या एक इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज़ बन जाए हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए। इसमें क्या है कि आज देखिए, आपका कहना सही है कि बड़े शहरों में आज दिल्ली, बॉम्बे, बेंगलोर, चेन्नई या पुणे में आज जो है सो रेट इतने बढ़ गए हैं कि वहाँ पे अफोर्डेबिलिटी सबके पास नहीं है। आज हर आदमी, हर वर्ग के परिवार आज उसको नहीं खरीद सकते। बिल्कुल। तो आज उनके लिए मेरा सजेशन क्या होता है कि आप थोड़ा सा लुक अराउंड कीजिए। जब जैसे आज मैं एग्जांपल देके बोलता हूँ कि आज जैसे आप गुड़गांव में आपको इन्वेस्टमेंट करना है, गुड़गांव के रेट बहुत बढ़ गए हैं। जी हाँ। तो गुड़गांव के बगल में फरीदाबाद है, आप फरीदाबाद से हार्डली 45 मिनट्स में आप गुड़गांव पहुँच सकते हैं। अगर आपका काम की जगह गुड़गांव है तो आप वहाँ पे ज़मीन, वहाँ पे आपको गुड़गांव से सस्ते में ज़मीन, घर मिल सकता है, ज़मीन मिल सकती है। या आप सोना चले गए, या मतलब थोड़ा सा आपको आसपास की जगह देखनी होगी जहाँ पे कनेक्टिविटी अच्छी हो, जहाँ से आप अपनी जगह पे अच्छे पहुँच सकते हैं और वहाँ पे अभी भी रेट कंपेयर टू बिग सिटीज़ कम है, वो आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है, जब सब सिटी ग्रो करती है तो वो जगह भी ग्रो करते हैं, वहाँ के भी रेट आपको बढ़ेंगे आपके। सेकंड, एक मेरा बहुत फर्म बिलीवर है हम कि टियर 2 सिटीज़ कोविड के बाद आपको टियर 2 सिटीज़ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ आई है। बिकॉज अभी क्या है कि सरकार का जो फोकस है वो है ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ के ऊपर में। तो वो हर सिटी में, हर शहर में आप देखेंगे रोड्स बन रही हैं, रेलवे कनेक्शंस आ रहे हैं, आज कई सारी नई तरह की ट्रेनें चलाई हैं, तो वो एक कनेक्टिविटी अच्छी बन गई है, वहाँ पे लिविंग अच्छी हो गई है। तो उन जगहों पे आपको टियर 2, टियर 3 सिटीज़ के अंदर में आप अगर कोई भी जगह लेते हैं, घर लेते हैं, कई बड़े डेवलपर्स ने आज के दिन टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में घर बनाना स्टार्ट कर दिया है। तो आपको एक जो फैसिलिटी जो आप दिल्ली, बॉम्बे में देखते हैं, वो आपको फैसिलिटी टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में ही मिल सकती है। तो आप वहाँ पे घर लेते हैं तो आपको एक लॉन्ग टर्म में एक अच्छा इन्वेस्टमेंट, अच्छी लिविंग खुद के रहने के लिए भी ले सकते हैं और एक इन्वेस्टमेंट पे अच्छा रिटर्न भी आपको मिलने के वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है। सो थैंक यू सो मच सर, वेरी ब्यूटीफुली एक्सप्लेन। एंड आई एम श्योर जो हमारा व्यूअर है, जो देख रहा है प्रोग्राम को, वो समझ पा रहा होगा कि उसको राइट इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना चाहिए। टियर 1, टियर 2 सिटीज़ के बारे में भी सर ने ऑप्शंस के बारे में बताया। सो हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, बट एक छोटा सा ब्रेक के बाद। सो अमित सर, कुछ इस बारे में आप भी जानकारी देना चाहेंगे?
टियर 2 टियर 1 सिटीज़ जहाँ पे प्रोजेक्ट्स चल रहे हों जिनका काफ़ी अच्छा पोटेंशियल हो? दीप्ति, अतुल सर ने बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया कि जब एक मेजर सिटी डेवलप होती है तो साथ में उसके एंसिलरीज, जैसे इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री एक बड़ी इंडस्ट्री के साथ एंसिलरी इंडस्ट्रीज बहुत सारे पेरिफेरल रीजन पे डेवलप करते हैं। तो वही है बिल्कुल कि अगर कोई एक बड़ा सिटी डेवलप कर रहा है जहाँ पे कि आज प्रॉपर्टी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ ज़्यादा हैं, लोग वहाँ आ रहे हैं, तो उसके साथ साथ रहने के लिए पेरिफेरल एरिया पे काफ़ी जगह डेवलप धीरे धीरे होता है। जी हाँ। जहाँ पे कि आज अगर मैं अफोर्डेबल की बात करूँ तो वहाँ अफोर्डेबिलिटी है आज के डेट में, और कनेक्टिविटी, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस है, तो उसका बेनिफिट हमेशा मिलता है। और धीरे धीरे अतुल सर ने जैसा पहले भी बताया था कि प्रॉपर्टी एक ऐसी रिसोर्स है जो कि लिमिटेड है, वो बढ़ नहीं सकती है। तो अब धीरे धीरे वो एक जो शहर है बड़ा या छोटा शहर भी है वो भी धीरे धीरे ग्रो करता है। तो अगर आज आपने पेरिफेरल रीजन पे कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है तो आज से 5 साल 10 साल के बाद वो शायद पेरिफेरल ना रह जाए, वो विद इन सेंटर कहलाने लगे। अगर मैं एग्जाम्पल के लिए बात करूं, आज से 15 साल पहले गुड़गांव में कुछ सेक्टर थे पेरिफेरल रीजन पे, या द्वारका एक्सप्रेसवे की मैं बात करूं, या नोएडा में ग्रेटर नोएडा वेस्ट की बात करूं, तो आज से 15 साल पहले बिल्कुल खाली पड़ा था। आज के डेट में आप वहां जाकर देखें तो पैर रखने की जगह नहीं है, ट्रैफिक इतना ज़्यादा लगा होता है कि आपको आधा घंटा पे जाम लग जाता है। जी बिल्कुल। किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। उस समय वहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस काफ़ी कम थे, आज बढ़ गए हैं, लेकिन फिर भी कंपेयर अगर मैं उसको करूँ मेन नोएडा से, मेन गुड़गांव से या दिल्ली से, तो अभी भी अफोर्डेबिलिटी है उन रीजन पे, तो एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। दूसरा, टियर 2 टियर 3 सिटी आज के डेट में बहुत बढ़िया ग्रो कर रहा है। अगर आज मैं बात करूं तो 1 बेडरूम या 2 बेडरूम टियर 2 टियर 3 सिटी में 20 से 25 लाख रुपए में अच्छा मिल जाता है, और अच्छे डेवलपर्स भी आज के डेट में वहां जाने लग गए हैं। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, आप जिस शहर के हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप रहते तो एक जगह के हैं, नौकरी दिल्ली, बॉम्बे या चेन्नई में कर रहे हैं, तो घर जाकर आप खरीद लें। बिल्कुल नॉर्थ से बिलोंग करते हैं तो साउथ में खरीद लें, या साउथ से बिलोंग करते हैं तो नॉर्थ पे खरीद लें किसी के कहने पे कि वहाँ रिटर्न बहुत ज़्यादा है। आप इन्वेस्ट वहीं करें जो आपके घर के आसपास है, ताकि आप उसकी रख रखाव और उसका देखभाल कर सकें। क्योंकि जब भी प्रॉपर्टी आप खरीदें तो ऐसा नहीं है कि वो बिना रख रखाव, बिना देखभाल के वो बिल्कुल ठीक ठाक रहेगा, आपको बीच में जाकर देखना पड़ेगा। तो इन्वेस्ट ऐसी जगह करें जहां पे कि एक्सेसिबिलिटी आपकी है। जी हाँ, हम प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं बट एक छोटे से ब्रेक के बाद। सर, रियल एस्टेट का, अतुल सर आपसे जानना चाहेंगे कि रियल एस्टेट एप्रिसिएशन का मतलब क्या है, और साथ ही मुझे ये बताइए कि कमर्शियल या रेजिडेंशियल के लिए अलग अलग है क्या, ग्रोथ एस्पेक्ट्स अलग अलग हैं दोनों तरफ? देखिए, रेजिडेंशियल और कमर्शियल 2 डिफरेंट सेगमेंट है। आज कमर्शियल और रेजिडेंशियल जनरली जो इन्वेस्टमेंट करते हैं लोग, वो करते हैं अपने खुद के नीड के लिए। पहला प्रेफरेंस होता है कि हर आदमी पहला एक घर अपना खरीदना चाहता है। हाँ जी। दुकान फिर भी किराए पे रख लेता है, बट घर आदमी की एक इच्छा, ये महत्वाकांक्षा रहती है कि वो एक अपने नाम पे एक घर खरीदे, अपने परिवार के लिए एक घर खरीदे। कॉमर्शियल के अंदर में अगर देखा जाए तो आज के दिन जो इन्वेस्टमेंट होता है वो मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट होता है रिटर्न के लिए। क्योंकि अगर आप रिटर्न की एक्सपेक्टेशन देखें इंडिया में खास करके, तो आपको कमर्शियल और रेजिडेंशियल में रिटर्न्स में डिफरेंस है। आज रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के ऊपर में आपको जो रिटर्न मिलता है वो 2 से 3% का रिटर्न मिलता है जनरली। वो बेसिकली लोगों के लिए ज़रूरत की चीज़ मानी जाती है, तो खुद के रहने के लिए लोग खरीद रहे होते हैं। हाँ जी। कॉमर्शियल में जनरली रिटर्न्स जो है सो वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, वो 5-6% से होकर 10% तक की रिटर्न चली जाती है। तो कॉमर्शियल में लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं एक मंथली फिक्स रिटर्न के लिए, ताकि उनके परिवार को, उनको घर को एक फिक्स रिटर्न मिलते रहे, अपार्ट फ्रॉम जो भी वो बिजनेस या सैलरी जो भी ले रहे हैं उससे उसको सपोर्ट करने के लिए। जी हाँ। तो ये जनरली डिफरेंस होता है दोनों प्रॉपर्टीज़ के अंदर में।
ओके इन्वेस्टमेंट का। सो अमित सर, अब एक सवाल का आप जवाब दीजिए। जैसे हम जानते हैं आजकल इंफ्रास्ट्रक्चर हर तरफ बहुत बढ़ रहा है, चाहे वो रोड्स हो जाएं, चाहे वो एयरपोर्ट या मेट्रो। सो ये क्या एक गेम चेंजर की तरह रियल एस्टेट के लिए वर्क करते हैं? और कैसे एक आम इंडिविजुअल को, एक आम यूथ को या जो भी इन्वेस्टर है उसको कैसे पता चले कि पोटेंशियल एरिया क्या है जहां इन्वेस्ट कर सके? दीप्ति, बहुत बढ़िया सवाल आपने किया कि पोटेंशियल क्या है, ये कैसे पता करें। क्योंकि हर कोई जब चीज़ें बढ़ जाती हैं, प्राइसेस एप्रिसिएट कर जाते हैं, तब लगता है शायद मैंने यहाँ किया होता। लेकिन पहले आप कैसे पता करें? मेरी काफ़ी डेवलपरों से भी बात होती है, तो मेरा जो सार मैंने ये निकाला कि अगर इन्वेस्टमेंट के लिए आप केवल किसी के कहने पे ना करें कि इस ब्रोकर ने बोल दिया कि यहाँ पे इन्वेस्ट करने से इतने रिटर्न आए थे, जी हाँ, तो उसके बेसिस पे ना जाएं। आप कुछ अपना विवेक इस्तेमाल करें। आज इंटरनेट काफ़ी इजीली अवेलेबल है, वहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ प्लस दूसरी सारी कंपनीज़ की पॉलिसीज़ आपको बिल्कुल आसानी से दिख जाएंगी। इंफ्रास्ट्रक्चर की पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की क्या आ रही है, फ्यूचर में क्या प्लान्स हैं, वो सारे आपको दिख जाएंगे। तो आप जब भी इन्वेस्ट करना चाहें या करने जाएं तो एक बार अच्छी तरह से तहकीकात ज़रूर कर लें जिस एरिया में करना है। पहले तो आप एरिया डिसाइड कर लें कि कहाँ करना है। अब उस एरिया में आपके पास 15-20 ऑप्शन होंगे। जैसे अगर मैं सिंपल बात करूं गुड़गांव की, तो गुड़गांव एक तो प्रॉपर गुड़गांव है, दूसरा ओल्ड गुड़गांव, न्यू गुड़गांव, द्वारका एक्सप्रेसवे हो गया, सोहना हो गया, मानेसर हो गया, झज्जर हो गया, पटौदी हो गया। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको दिखेंगे। अब आपको पहले देखना है आपका बजट क्या है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या वहाँ से आपका ऑफिस नज़दीक पड़ता है किस एरिया से, वो चीज़ बिल्कुल ध्यान में रखें। दूसरा, किस एरिया पे प्लान्स गवर्नमेंट के सरकारी प्लान्स या दूसरी कंपनीज के, कोई ऐसा तो नहीं है कि किसी खास जगह पे कोई एक बड़ी कंपनी है वहाँ पे एक बड़ा सा कोई फैक्ट्री लगा रही है। एकदम सीधा एग्जांपल हमारे पास है मारुति। जी हाँ, मारुति जब से गुड़गांव में आई है उसके बाद से गुड़गांव का डेवलपमेंट काफ़ी हो गया है। लेकिन क्या ये डेवलपमेंट केवल मारुति के कारण हुआ है? नहीं, मारुति एक फैक्टर था। दूसरे फैक्टर्स हैं, वहाँ पे एयरपोर्ट नज़दीक है। जी हाँ, गवर्नमेंट की अदर पॉलिसीज़ हैं जो एंसिलरीज यूनिट्स को बढ़ावा देती हैं। दूसरा, डेवलपर्स वहाँ पे काफ़ी अच्छे आए। तो इन सारी चीज़ों को मिलाकर वहाँ डेवलपमेंट हुई। ऐसे ही जब भी आप इन्वेस्ट करें तो उस एरिया का पूरा पता कर लें कि उस एरिया में ये सारी चीज़ें, सुविधाएं फ्यूचर में आने वाली हैं कि नहीं है। अगर पॉल्यूशन का कुछ इशू है, जी हाँ, या फिर एनवायरनमेंट का कुछ इशू है, वहाँ पे अज्यूम करें कि जैसे अगर मैं गुड़गांव की फिर से बात करूं, अरावली है। अब अरावली के आसपास जंगल हैं काफ़ी, तो वहाँ पे डेवलपमेंट के लिए बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं। तो अगर आप देखें कि उस एरिया के पास कोई डेवलपमेंट आ रही है, तो पहले तो आप ये चेक करें कि वो सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप बिल्कुल वहाँ अपना पैसा ना लगाएं। ऐसे जगह लगाएं जहाँ पे कि ये सारे गवर्नमेंट के नॉर्म्स फुलफिल हो रहे हैं और जहाँ की फ्यूचर की प्लान है। द्वारका एक्सप्रेसवे आज डेवलप हो गया है, आज प्राइस वहाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, लेकिन आज से 15 साल पहले बिल्कुल कोई जानता भी नहीं था उस एरिया में। तो अब सोहना जिस दिन से मुंबई एक्सप्रेसवे स्टार्ट हुआ है, अचानक से सभी का वहाँ पे ध्यान केंद्रित हो गया है, चाहे वो डेवलपर हों, चाहे वो इंडस्ट्रीज़ हों, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों। तो ऐसे आपको पता करना पड़ेगा कि किस तरफ डेवलपमेंट ज़्यादा होने जा रही है और वहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अच्छा अतुल सर, आपसे भी मैं पूछना चाहूँगी, राइट एज ग्रुप क्या होता है जहाँ पे यूथ को इन्वेस्टमेंट में, रियल एस्टेट के इन्वेस्टमेंट में अपने मनी को इन्वेस्ट करना चाहिए? देखिए, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि रियल एस्टेट एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। और मेरे हिसाब से किसी भी व्यक्ति के जीवन का सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट रियल एस्टेट होता है आज कंपेयर टू बाकी जो भी हर आदमी का अपना एक बजट है, उस बजट में सबसे महंगा इन्वेस्टमेंट वो रियल एस्टेट में करता है। तो एक सबसे पहले इंपॉर्टेंट है स्टेबिलिटी, सेल्फ स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है कि आदमी को सबसे पहले खुद स्टेबल होना चाहिए। आज जॉब लग गई, जॉब अच्छे से लग गई, या कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस स्टैब्लिश हो चुका है, जहाँ पे उनके पास में स्पेयर मनी है लगाने के लिए।
वो एक पहला कदम उनको रखना चाहिए। बिकॉज कोई भी आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं आपको एक डाउन पेमेंट देना पड़ता है। जैसा अमित जी ने पहले भी कहा था कि हम लोन ले सकते हैं 75% से 90% तक लोन ले सकते हैं, बट आपको फिर भी 10%, 15%, 20% आपको अपनी जेब से डालना होता है। तो आपके पास में एक शुरू का बेसिक कैपिटल होना चाहिए जो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये हो सकता है एज आपकी 30 पे आ जाए, 25 पे आ जाए, 28 पे आ जाए, 35 पे आ जाए, 40 पे आ जाए, आप इसकी चिंता मत कीजिए। सबसे पहले आप अपनी सेफ्टी, अपनी सिक्योरिटी को ध्यान रखिए। कहीं आप ओवर एक्सपोजर ना लें रियल एस्टेट के अंदर में, क्योंकि रियल एस्टेट ऐसी चीज़ नहीं है कि आपने आज खरीदा कल आप बेच दें। कई बार वो सिचुएशन नहीं होती है। तो आप वो बेसिक अमाउंट देने की पोजीशन में हो, फिर आपकी मंथली कमाई में से आप कितना पैसा स्पेयर कर सकते हैं। बिल्कुल। मान लीजिए आपने 27 लाख का लोन लिया जहाँ पे 25,000 रुपये की EMI है, तो आप 25,000 रुपये आराम से अपने बच्चों की पढ़ाई और घर के खर्चों के अलावा निकाल सकते हैं। तब आपको उसी समय इन्वेस्टमेंट प्लान कर लेना चाहिए अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, क्योंकि जब तक आपके पास वो बेसिक, आपकी अपनी बेसिक नीड से ऊपर पैसा नहीं होगा, नहीं तो फिर आप रोज़ स्ट्रगल करेंगे उस पैसे को मीट करने के लिए अपने पास में। सो काफ़ी इंफॉर्मेशनल प्रोग्राम चल रहा है ये, हम इसको आगे बढ़ाते हैं बट एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो व्हाट इज, अतुल सर आपसे जानना चाहेंगे, व्हाट इज रियल एस्टेट बूम? कई बार हम लोगों को लगता है, जो कि इन्वेस्टर्स होते हैं उनको लगता है कि आर दे इन्वेस्टिंग इन रियल वैल्यू और इज इट जस्ट द नॉइज? कुछ बताना चाहेंगे सर? देखिए ये एक, और कैसे पता चले कि ये जेन्युइन है या एक सिर्फ हाइप क्रिएटेड है? देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कोई भी इन्वेस्टमेंट, जैसे आप किसी भी एक एसेट क्लास में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक बोलते हैं रिसर्च इम्पॉर्टेंट है, तो एक वो रिसर्च बहुत ज़रूरी है। देखिए हर चीज़ का आज प्राइस का जो फैक्टर है कि इकोनॉमिक्स में बहुत सिंपल सा एग्जांपल देते हैं हम लोग कि वो है सप्लाई एंड डिमांड। जी बिल्कुल। कि सप्लाई कितनी है, डिमांड कितनी है, प्राइस उसी से डिफाइन होता है। बिल्कुल। तो आपको थोड़ा सा रिसर्च ये करना है कि सिर्फ ये कहने से, लोग कहते हैं रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, रोज़ रेट यहाँ बढ़ गए, आज उसके बढ़ गए, वो उसके बेसिस के ऊपर में आपको कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोस्टली ये सब बातें जो हैं वो सारे ब्रोकर्स के ज़्यादा करते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये उनका बिजनेस है, उनको सेल परचेज पे उनको कमीशन मिलता है। तो टू बी फेयर विद देम वो हमेशा पॉजिटिव बोलना चाहेंगे। तो आपको लेकिन कोशिश करना चाहिए कि आप अपने हिसाब से आप ये समझें कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उस समय में उस मार्केट के अंदर में कितनी सप्लाई आ रही है, कितनी डिमांड है, आपको वहाँ पे किस तरह की रिक्वायरमेंट है, जी बिल्कुल, और उसके हिसाब से आपको इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहिए। बूम देखिए इस मतलब बहुत मिसनोवर है। आज मैंने किसी को ये कहते हुए नहीं देखा कि मैंने बिल्कुल राइट टाइम पे इन्वेस्ट किया और बिल्कुल राइट टाइम पे बेच दिया किसी भी इन्वेस्टमेंट को। बिल्कुल बोलते हैं लोअर पे खरीदा और हायर पे बेच दिया, ये बहुत कम होता है। आपको एक फेयर कॉल लेनी चाहिए कि आज इस रेट पे मैं इन्वेस्ट करता हूं तो इस रेट में मेरी इन्वेस्टमेंट मैं सस्टेन कर सकता हूं और मैं आगे इस पे प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस हैं, रेट बढ़ने के चांसेस हैं, तो मैं उससे प्रॉफिट कमा सकता हूं। अगर रेट नहीं भी बढ़े तो आज मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा है, मैंने अपने आप को कट करके पैसा नहीं लगाया है, मैं उस पैसे से बिना भी मैं अपना काम चला सकता हूं और अल्टीमेटली मेरी एक इन्वेस्टमेंट है। प्रॉपर्टी, एक बात हमेशा मान के चलिए, प्रॉपर्टी कभी फेल नहीं होती है। मतलब आज जनरली बात करें, फेल नहीं होती है, वो आपको हमेशा आज नहीं तो कल उसके रेट बढ़ेंगे ही, क्योंकि सप्लाई लिमिटेड है, तो आपको कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा पहुंचेगा। बट आप अपने इन्वेस्टमेंट को थोड़ा रिसर्च करके करेंगे तो आप उसको सही तरीके से इन्वेस्ट कर पाएंगे और उसका अच्छा बेनिफिट आप ले पाएंगे हमेशा। ब्यूटीफुली एक्सप्लेन सर। अमित सर आपसे जानना चाहेंगे, आप अभी गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम्स के बारे में कुछ बात कर रहे थे, सो कैसे ये लोअर स्ट्रेटा के ग्रुप को या लोअर इनकम ग्रुप को ये सपोर्ट करता है और स्ट्रेंथन करता है रियल एस्टेट? अब देखिए आज सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं, अब दो तरह की पॉलिसीज़ हैं। एक तो अभी जैसे आज ही मैं समाचार पढ़ रहा था तो गुड़गांव में इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए एक डिफाइंड पैरामीटर्स हैं। तो जितने भी डेवलपर्स अपनी कॉलोनीज़ बसाते हैं या सोसाइटीज़ बनाते हैं तो उनका एक फ़िक्स नंबर ऑफ यूनिट्स और एक फ़िक्स नंबर ऑफ साइज़ जो प्लॉट के हिसाब से है, उसमें उन्हें EWS के लिए फ्लैट्स बनाने होते हैं जिनकी कीमत सरकार ने फ़िक्स की हुई है 1.5 लाख रुपए आज के डेट में। तो वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए स्पेशली डिफाइंड प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको वहाँ पे अप्लाई करना पड़ता है। वो गवर्नमेंट बढ़ावा देती है कि आप उनको अप्लाई करें और
उसमें लॉटरी के थ्रू, उनके डिफाइंड पैरामीटर्स हैं, उसके थ्रू वो उस सेगमेंट के लोगों को घर प्रदान करती है। अब आप ये समझें कि एक घर जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए है और उसके साथ ही 1.5 लाख रुपए में वहाँ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए सेम प्रीमिसेस में जी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो रही है, घर उनके अपने नाम पे हो जाएगा। तो इस तरह के गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ हैं आज के डेट में। इसके अलावा और भी तरह तरह की पॉलिसीज़ होती हैं जहाँ पे कि डिफाइंड है कि आपको अगर आपकी इनकम इतनी है तो आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ये तो हुई प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। अब प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जब आप जाते हैं तो लोन की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं जहाँ पे कि रेट बेनिफिट आपको मिलता है, कुछ सब्सिडीज़ मिलते हैं। तो उन सब्सिडीज़ का भी आप फ़ायदा उठा सकते हैं अगर आपका इनकम, सालाना इनकम एक पर्टिकुलर अमाउंट तक सीमित होता है, जैसे 3 लाख, 6 लाख, 12 लाख ऐसे, और आप के नाम पे कोई दूसरी प्रॉपर्टी ना हो। तो ये बढ़ावा गवर्नमेंट इसलिए देती है ताकि हर किसी को एक अपना घर मिल सके। लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अमित सर, एंड आई एम श्योर जो हमारे व्यूअर्स घर खरीदना चाहते हैं उनके लिए काफ़ी क्लैरिटी आ रही होगी, उन्हें समझ में आ रहा होगा। इवन सर ने बताया, हमें सर ने बताया कि गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में भी, गवर्नमेंट की हाउसिंग स्कीम्स के बारे में भी, और कैसे कोई अपना घर बना सकता है। सो अतुल सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी, मिसमैनेजमेंट, प्रोजेक्ट डिलेज या लीगल कन्फ्यूजन ने काफ़ी इन्वेस्टर्स को परेशान किया है, काफ़ी लोगों का ट्रस्ट भी गया है। तो रेरा का क्या रोल है इसमें? थोड़ा इलैबोरेट करके बताइए कैसे रेरा इस सब से निकालने में इन्वेस्टर को मददगार साबित होता है। देखिए, मेरा अपना मानना था कि रियल एस्टेट जो है ना, वो थोड़ा सा अनऑर्गेनाइज सेक्टर रहा है इंडिया में थ्रू आउट टिल रेरा जब तक कि इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। रेरा एक तरह से मैं बोलता हूँ गेम चेंजर है रियल एस्टेट इंडस्ट्री के लिए, न सिर्फ जो बायर्स हैं, ख़रीदार हैं उनके लिए, बल्कि डेवलपर्स के लिए भी, जो बना रहे हैं उनके लिए भी। बिकॉज क्या है कि देखिए, जब तक एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नहीं होता है, आज जब तक आप डिफाइन नहीं करते हैं कि किस रेगुलेशंस के अंदर में कवर्ड होंगे, कैसे नॉर्म्स होंगे, क्या रूल्स होंगे, किस तरह रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी फिक्स नहीं होगी, तब तक कोई भी आज इंडस्ट्री, खास करके कंज्यूमर इंडस्ट्री, उतनी सक्सेसफुल नहीं होती है। तो रियल एस्टेट के अंदर में रेरा ने वही काम किया है। रेरा ने आज डिफ़ाइन कर दिया कि बिल्डर्स जो आज पैसा लेंगे वो किस तरीके से खर्च कर सकते हैं, कहाँ खर्च कर सकते हैं, क्या क्वालिटी नॉर्म्स होंगे, बिल्डिंग कंप्लीट होने के बाद बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, कस्टमर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनको कैसे पैसे देने हैं। कोई एग्रीमेंट में कोई ऐसा क्लॉज आप तो नहीं लिख रहे हैं जिसमें कि आप कस्टमर को आप किसी तरीके से आप ओवर बर्डन कर रहे हो, या उनको आप एक तरह से चीट नहीं बोलूँगा, थोड़ा सा आप उनको मिसगाइड कर रहे हैं। तो उन चीज़ों को रेरा ने बहुत ब्यूटीफुली कवर किया है। और रेरा के अंदर में आज मैं कहता हूँ कि आज ना सिर्फ ये कंज्यूमर को हेल्प कर रहा है, बल्कि डेवलपर को भी हेल्प कर रहा है इन डिलीवरिंग द प्रोजेक्ट इन टाइम। पास्ट में बहुत डिलेज हुए हैं, कई जगह कस्टमर के पैसे भी डूबे हैं, कई जगह बिल्डर भी खुद बैंकरप्ट हो गए हैं या सिचुएशन ख़राब रही है। तो रेरा ने उन चीज़ों को कंट्रोल किया है। उन्होंने डिफ़ाइन कर दिया कि आप जब पैसे लेंगे तो आप इतने ले सकते हैं, इस हिसाब से खर्च कर सकते हैं। अकाउंट्स पे कंट्रोल है, जो पैसा कस्टमर देता है वो रेरा अकाउंट में जाता है, वहाँ से पैसे एक पर्टिकुलर नॉर्म के अंदर में ही खर्च हो सकते हैं। आज कोई भी चाहे तो उस पैसे को निकाल नहीं सकता है बाहर, किसी और चीज़ में यूज़ नहीं कर सकता है उसको। आज बैंक से लोन अगर मिलेगा तो वो उसी रेरा अकाउंट में जाएगा। तो वो एक कंट्रोल बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो गया है, जो कि गवर्नमेंट का बहुत सराहनीय कदम था। और उसके कारण आज सब जितने भी सेक्शन हैं वो सब, इवन बैंकर्स जो प्रोजेक्ट को फंड करते हैं वो भी पहले फंस जाते थे, उनके पैसे फंस जाते थे। अब रेरा के कारण वो भी कंट्रोल कर पाते हैं, समझ पाते हैं कि पैसे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ लग रहे हैं, किस तरह से डेवलपमेंट हो रही है। तो वो एक बहुत बड़ा चेंज आया है रेरा के प्री रेरा बोलूँगा ईरा में, और रेरा के आने के बाद के ईरा के अंदर में। रेरा के बारे में अतुल सर ने बताया, काफ़ी रिलैक्स फील करेंगे हमारे व्यूअर्स भी जिनको अपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि ज़िंदगी भर की कमाई होती है जो हम प्रॉपर्टी में लगाते हैं। अमित सर, आपसे जानना चाहेंगे कि जब कोई प्रॉपर्टी खरीदने जाता है तो एम आई बाइंग वैल्यू और एम आई बीइंग ड्यूब्ड ऑफ माई मनी, ये कैसे? रेरा के थ्रू तो है, बट उसके अलावा भी
क्या सपोर्ट सिस्टम मिल सकता है या कहाँ से वो क्लैरिटी ले इन्वेस्टर? देखिए, जब दीप्ति प्रॉपर्टी एक बहुत अच्छी चीज़ तो है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उसके साथ कॉम्प्लिकेशंस भी बहुत सारे हैं। जैसे एक तो लीगल फ्रेमवर्क, तो जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदें तो एक लीगली उसका सारा कुछ चेक कर लें। रेरा तो हम उस वक्त बात करते हैं जबकि कोई अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट है जो कि रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है, रीसेल ट्रांजैक्शन है, तो वहाँ रेरा प्ले नहीं करता है। वहाँ आपको खुद जाकर चेक करना पड़ेगा ये सारी चीज़ें। बिल्कुल। दूसरी चीज़, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी रेरा के आने के बावजूद आप ये सारी चीज़ खुद से तसल्ली कर लें कि ये सारे नॉर्म्स फॉलो हैं नहीं हैं। दूसरी चीज़, लीगल आप ज़रूर चेक करें उसकी। अगर रीसेल ट्रांजैक्शन है या रेडी टू मूव इन प्रॉपर्टी है तो उसके लीगल, जब से प्रॉपर्टी शुरू हुई है वहाँ से चेन आप चेक करवाएं। आज के डेट में लीगल एडवाइज़र्स हैं, लॉयर्स हैं, उनके थ्रू आप चेक कराएं। रजिस्ट्रार के ऑफिस से आप टाइटल डीड की पूरी चेन आपको मिल सकती है। आप वो चेक कराएं कि ये जो सेलर बेच रहे हैं क्या ये टाइटल पूरी सही है या इसमें कुछ डिफेक्ट है, कहीं इस पे कोई लोन तो नहीं चल रहा है। ये सारी चीज़ आप वहाँ से चेक कराएं। तो दूसरी चीज़, सॉरी डिप्टी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। दूसरा एक चीज़ है कि किसी के कहने पे केवल इन्वेस्ट ना करें। लीगल तो आपने चेक करा लिया, बट फिजिकली जाकर जरूर आप देखें जिस भी प्रॉपर्टी को आप खरीद रहे हैं कि वहाँ पे फिजिकल पोजीशन किसका है। अगर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है तो काम चल भी रहा है या नहीं, वहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है या नहीं हो रही है, वहाँ अप्रोच रोड कैसा है, कहीं पता चले किसी गांव के थ्रू जाकर तो नहीं है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अगर रीसेल में आप ट्रांजैक्शन खरीद रहे हैं तो वहाँ आप जाकर देखें कि कहीं किसी ने उस पर कब्जा तो नहीं किया हुआ है कि आपको बहुत बढ़िया प्राइस आज के डेट में लगेगा कि मिल रहा है, बहुत सस्ता मिल रहा है और किसी और ने कब्जा किया हुआ है, वहाँ पे लीगल डिस्प्यूट है। या यहाँ वहाँ पे कुछ एक्विजिशन होना है, रोड चौड़ा हो रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट ने पहले से नोटिस भेजा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आप ज़रूर पता करें और इसके लिए फिजिकली जाकर देखना मैं बहुत महत्वपूर्ण मानता हूँ। जब भी इन्वेस्टमेंट या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे बेचें, लीगल चेक जरूर कराएं, फिजिकली जाकर उसकी तहकीकात जरूर करें। सो लॉट ऑफ क्लैरिटी। अमित से इसी के साथ एक और सवाल है जो मेरा आपसे, AI का भी, ऑगमेंटेड रियलिटी का भी, क्या ये गेम चेंजर है प्रॉपर्टी में? और ये कम ही शब्दों में बताएंगे क्योंकि हमारा टाइम खत्म होने वाला है। दीप्ति, AI आज के डेट में हर जगह घुसा हुआ है। तो AI की जब मैं बात करूं तो AI 3-4 चीज़ों में लगा है। अगर कोई प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है तो वहाँ AI का क्या रोल है, AI के थ्रू डेवलपमेंट कैसे अच्छा हो सकता है, कैसे कॉस्ट सेविंग हम कर सकते हैं। दूसरा, सेल परचेज में AI टूल का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। दूसरा, AI आपके घर में भी इन्वॉल्व है कि जो नए डेवलपर बना रहे हैं तो AI टूल्स क्या वहाँ आपके घर के सिक्योरिटी के लिए भी लगा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें आपके घर की जो फैसिलिटीज़ हैं उसकी प्रीमियम बनाने की चीज़ों में आपको हेल्प करेगा AI के थ्रू। तो AI हर जगह घुसा हुआ है और हर जगह जितना ज़्यादा अच्छे तरह से उसका यूज़ हो उसका उतना ज़्यादा बेनिफिट हमें मिलेगा। हमारे व्यूअर्स को समझ में आया होगा जो कि इन्वेस्टर्स हैं, जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन आज की पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हम आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप अपना समय निकाल के हमारे साथ आए। हमारा प्रोग्राम हमारे व्यूअर्स को कैसा लगा आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके लिए हमारा ईमेल आईडी है hopdurdu@gmail.com। इसी के साथ आप दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त। आदाब। धन्यवाद।